Hi, this is Vinita, bioeducator and student most welcome in NIS Vision Point. स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का थर्ड लॉ. क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये मेंडल का थर्ड लॉ है. तो कल हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, जहाँ पर हमने क्या किया था, दो कैरेक्टर को कंसीडर किया था. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने कराया था तो हमें हाइब्रिड बना था क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई. ये मिला था हमको हाइब्रिड. देखिए ये यहाँ पर, और फिर इनके हमने क्या किया, सल्फिंग किया था. तो हमने गैमीट बनाया था. तो देखिए गैमीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझते हैं. देखिए ये मान लीजिए क्रोमोसोम है और यहाँ पर ये वाला एलील प्रेजेंट है आर, और यहाँ पर स्मॉल आर. ये दूसरा क्रोमोसोम बना ले रहे हैं जहाँ पर हमने प्रेजेंट किया वाई इसमें, और यहाँ पर स्मॉल वाई. तो हम जानते हैं कि जब गैमीट बन रहे होते हैं स्टूडेंट, उस समय दोनों ही एलील सेपरेट हो जाते हैं. ये मेंडल का कौन सा लॉ है? सेकेंड वाला लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है उस समय दोनों ही गैमीट क्या होते हैं, एलील सेपरेट हो जाते हैं. दोनों ही एलील सेपरेट हो जाते हैं. तो देखिए यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे. तो हमें पता है, ये देखिए ये हमने ऐसे लिख दिया, एक एलील ये, दूसरा वाला ये है. ये भी सेपरेट हो जाएंगे, ये भी सेपरेट हो जाएंगे. कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है. अब देखिए ये वाला जो है एलील, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है. यदि इसके साथ जाएगा तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई बनेगा, और इसके साथ गया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा. अब इसके पास भी चॉइस है, या तो ये इसके साथ जाए या तो इसके साथ चला जाए. तो देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो ये हमारे गैमीट बन जाते हैं. प्रत्येक तरह के गैमीट बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है स्टूडेंट? 25% है. 100% में देखें तो देखिए 25% कोई भी बन सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है. तो यही है मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो एलो बना रहा है उसी के साथ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका मन है तो इसके साथ जाएगा, और चांस मिले तो इसके साथ चला जाएगा. ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है. यानी कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं. यही है मेंडल का थर्ड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो देखिए यहाँ पर हमने ये गैमीट बनाया, फिर हमने क्रॉस कराया था. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब आप कराते हैं उसके बाद ही ये लॉस आपको समझ में आता है. तो ये बात तो हुई मेंडल के थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब स्टूडेंट ये लेदल जीन्स क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि लेदल जीन्स क्या है. लेदल जीन्स वाज डिस्कवर्ड बाय एल क्यूनॉट. एल क्यूनॉट ने लेदल जीन्स को डिस्कवर किया था. कौन है ये? एल क्यूनॉट. देखिए यहाँ पर क्या है कि जीन दैट causes death of an individual when present in a homozygous condition called lethal genes. मतलब कि ऐसा जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो किसी इंडिविजुअल की जिसमें वो प्रेजेंट है, यदि वो डेथ करवा दे तो उसको बोला जाता है लेदल जीन्स. देखिए ये जो लेदल जीन्स है ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है. मतलब जैसे कि हम यहाँ से देखें तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा. एक्चुअली थोड़ा इसको और समझते हैं. जो क्यूनॉट थे उन्होंने क्या किया कि ये एलो वाला है माउस, ये क्या है, एलो है, और ये भी एलो है. इसके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया. इसके पहले भी वो क्रॉस करवा रहे थे. उन्होंने क्या लिया, एक एलो वाला माउस लिया, एलो माउस लिया, और एक एगूटी. एगूटी कौन सा कलर होता है स्टूडेंट? आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ब्राउन सा कलर होता होगा. तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अब हम भी कुछ पता लगाते हैं. तो उन्होंने येलो कलर और एगूटी इन दोनों को लेकर के इनके बीच में क्रॉस कराया. तो येलो वाला क्या है स्टूडेंट? डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है? रिसेसिव है. जब इन्होंने क्रॉस कराया
तो पाया क्या, यहाँ पर जो उन्हें मिले 50% येलो वाले मिले और 50% इस एगूटी वाले मिले, 50% ये वाला मिला। तो उनको लगा कि हाँ, हो सकता है कि जो मैंने येलो वाला लिया रहा वो हो सकता है कि आपका कैसा होगा, ये हेट्रोजाइगस हो। क्योंकि आप याद कीजिए मेंडल का जो टेस्ट क्रॉस है उसमें उन्होंने क्या बताया था कि यदि आपको टेस्टिंग करनी है कि वो प्लांट जो हाइट है प्लांट की, जो प्लांट टॉल था वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, तो उन्होंने उसके लिए क्या बताया था कि उसके रिसेसिव पेरेंट से आप क्या करवा दोगे, क्रॉस करवा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ को थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या था, होमोजाइगस टॉल था। हमने जब इसके रिसेसिव पेरेंट से क्या करवाया, क्रॉस करवाया था, तो हमें सभी के सभी प्लांट क्या मिल गए थे स्टूडेंट, टॉल मिल गए थे। सभी के सभी प्लांट टॉल मिल गए थे। तो हमें ये पता चल गया था कि ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है। और जब हम हेट्रोजाइगस टॉल के साथ में क्रॉस करवाया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, 50% हमें टॉल मिले थे और 50% हमें डॉफ मिल गए थे। तो हम ये समझ गए थे कि जब हमें 50% टॉल 50% डॉफ मिल गया था तो हम ये समझ गए थे कि ये वाला क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। तो जब ये क्यू नॉट करवा रहे थे येलो और एगूटी के बीच में, तो ये डोमिनेंट है, तो उन्हें क्या हुआ कि 50% उन्हें येलो वाले मिले और 50% उन्हें एगूटी कलर के मिले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो मैंने ये लिया हो ये 50% केस किस में आता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये वाला जो होगा वो किस कंडीशन का होगा, इस कंडीशन का होगा, यानी कि ये वाला जो माउस होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर से करवाते देखते हैं। फिर से उन्होंने करवाया तो भी यही कंडीशन मिली, 50% येलो और ये कलर के, यानी ब्राउन इसको समझ सकते हैं आप, जैसे ब्राउन कुछ सा होता है तो इसको आप समझ सकते हैं, ये वाला कलर मिल गया। फिर उन्होंने करवाया, फिर भी यही रिजल्ट उनको मिला। तो उनको लगा कि ये तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन है, क्या कोई भी ऐसा चूहा नहीं है जो होमोजाइगस है। यदि होमोजाइगस होगा तो सारे के सारे यहाँ पर चूहे क्या हो जाते, येलो हो जाते, क्योंकि येलो वाला क्या है स्टूडेंट, डोमिनेंट है। तो कोई भी क्या, उनको लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो येलो जो डोमिनेंट हो और वो किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो उन्होंने क्या कराया कि चलो ये बार बार यही रिजल्ट आ रहा, अब क्या करते हैं, ये येलो वाले और येलो वाले दोनों को लेकर के इनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तब देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। तो आपको पता होगा जब मेंडल ने हेट्रोजाइगस टॉल लिया था और इनके बीच में क्रॉस कराया था तो क्या मिला था, ये रिजल्ट मिला था F2 जनरेशन में आपको, यानी कि 3:1 का रेशियो मिला था आपको। तो उन्होंने जब इसके बीच में क्रॉस कराया तो उनको रिजल्ट क्या मिला, 2:1। उनको क्या रिजल्ट मिला, 2:1। उनको लगा अरे ये क्या हुआ, जब मैंने दोनों येलो को करवाया तो ये रिजल्ट कैसे आया, कई बार उन्होंने करवाया देखा ये रिजल्ट कैसे आ रहा। उनको लगा कि मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये वाला आना चाहिए था। फिर उन्होंने और अंदर जाके स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि जो कैपिटल वाई है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला माउस है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है। जितने भी माउस हैं वो सब क्या हैं, हेट्रोजाइगस येलो हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होने पर क्या करवा दे रहा है, डेथ कॉज करवा दे रहा है, डेथ कर दे रहा है, उसको बोला गया लेदल जीन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लियोट्रॉपिक। क्या देखते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन हम किसे कहते हैं। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि जेनेटिक्स आपको बिल्कुल इजी लगेगी, यदि समझ में नहीं आए तो बार बार कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर आप इसको सुनिए। देखिए ये प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है स्टूडेंट, इफ़ अ जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर
इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। हमने देखा कि मेंडल के अकॉर्डिंग, जिससे मेंडल बता रहे थे और जनरली है भी, कि कोई जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि सीड कलर है, सीड कलर वाला जीन सीड कलर को डिटरमाइन कर रहा था। सीड शेप वाला जीन सीड शेप को डिटरमाइन कर रहा था। प्लांट हाइट वाला प्लांट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने लग जाए, जब एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने लग जाए, तब उस जीन को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया और है क्या, वाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, कलर थोड़ा चेंज कर लें, कोई बात नहीं। देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया में स्टूडेंट क्या होता है कि फिनाइल एलानिन, देखिए फिनाइल एलानिन, एलानिन हम इसको भोजन से लेते हैं। ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। किसमें स्टूडेंट, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ये फिनाइल एलानिन। अब ये जो टायरोसिन है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है। ये जो टायरोसिन है ये बहुत ढेर सारे ऐसे कंपाउंड बनाता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी, जैसे कि थायरॉक्सिन बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये टायरोसिन है वो ढेर सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बॉडी के लिए बनाता है। लेकिन ये कब बनेगा, जब ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होगा। लेकिन हुआ क्या कि जो इस एंजाइम को बना रहा था उस जीन में हो गया म्यूटेशन। अब ये एंजाइम बनना बंद हो गया। जब ये एंजाइम बनना बंद हो गया तो टायरोसिन बनना बंद हो गया। तो हुआ क्या कि जो ये फिनाइल एलानिन है ये बॉडी में डिपॉजिट होने लग गया। ये क्या होने लग गया, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग गया, या कहिए डिपॉजिट होने लग गया। अब होगा क्या कि इसके वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि यदि ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन का काज करेगा। क्या काज करेगा स्टूडेंट, मेंटल रिटार्डेशन काज करेगा। और क्या करवा देगा, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन कॉज कर देगा। लॉस ऑफ मतलब पिगमेंट बनना बंद हो जाएगा, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। तो सफ़ेद से स्किन में चकत्ते से आने लग जाएंगे। तो देखिए एक जीन के म्यूटेशन से, खराब होने से कई सारे इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में दिखने लग गए। तो इस तरह के जीन को कहा गया प्लियोट्रॉपिक जीन, जो एक से अधिक कैरेक्टर को स्टूडेंट कंट्रोल करता है। आई होप आपको समझ में यहाँ से आया होगा। अब देखते हैं आगे, इसके कॉन्सेप्ट है पॉलीजेनिक का। पॉलीजेनिक क्या है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट में कि प्लियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक में। तो देखिए पॉलीजेनिक क्या है, जब आए वर्ड पॉली का मतलब बहुत, जेनिक मतलब जीन, तो जब बहुत से जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, वहाँ क्या था कि कई कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है। जब एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है दैट इज प्लियोट्रॉपिक जीन। और जब कई जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि अ कैरेक्टर हुज एक्सप्रेशन इज ब्रॉट आउट बाय नंबर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी कि ढेर सारे जीन, कई जीन मिल करके जब किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें वही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल में क्या है स्टूडेंट, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट। अब देखिए जो मेंडल करवा रहे थे वहाँ पर क्या था कि हाइट को लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था तो एक टॉल कर रहा था, एक डॉफ कर रहा था। एक एलील आपका टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, दूसरा वाला डॉफनेस के लिए। लेकिन जब आप सराउंडिंग में देखेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कीजिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम हाइट वाला मिल गया
और कोई एकदम बौना मिल गया, बस उसके अलावा कोई उसके बीच वाले कोई लंबे हैं ही नहीं या कोई वैरायटी नहीं। तो आप जितनी पॉसिबिलिटी है आप सब देखते हैं कि बहुत लंबा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बहुत ढेर सारे हाइट के आपको पर्सन सोसाइटी में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन हाइट को कई जीन मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात कीजिए ह्यूमन स्किन कलर की, तो ऐसा तो नहीं है कि या तो बहुत काले ही हैं या तो बहुत गोरे ही लोग हैं। आप सराउंडिंग में देखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका क्या है कि आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिसमें बहुत ढेर सारी वैरायटी मिलेगी। कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई ब्राउनिश कलर का है, ऐसे करके आपको ढेर सारे वैरायटी स्किन कलर की दिखाई देती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कई जीन मिल करके स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम समझें कि मान लीजिए स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले जो जीन है उसका हमने डोमिनेंट वाला लिया है और इधर इसके रिस्पेक्ट में रिसेसिव ले लेते हैं। यदि किसी पर्सन में ये सारे के सारे डोमिनेंट वाले हो जाएंगे, डोमिनेंट वाले जो मतलब डार्क कलर दे रहे होंगे, यदि सारे के सारे डोमिनेंट वाले आ जाएंगे तो एकदम निग्रो हो जाएगा, एकदम करिया जैसे दिखेगा, बिल्कुल काला काला, क्योंकि ये सारे क्या है डोमिनेंट वाले हैं और खूब यहाँ पर पिगमेंट बनेगा और एकदम वो काला दिखाई देगा, करिया सा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम निग्रो सा दिखाई देगा। लेकिन यदि यही सारे रिसेसिव में आ जाए, रिसेसिव हों सारे के सारे, तब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा साफ़ होगा, इतना ज़्यादा होगा कि ऐसा इसकी आंखें भी देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एकदम येलो येलो सी, एकदम वाइट वाइट सी ना, पूरी स्किन ही जैसे लगेगा कि कोई बीमारी है, बिल्कुल ही सफ़ेद जैसे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेशन बहुत कम हो रहा है। तो ये है आपका पॉलीजेनिक, कई जीन मिल करके जब किसी कैरेक्टर को, जैसे इस ह्यूमन स्किन कलर को कई जीन मिल करके क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब देखिए स्टूडेंट, आती है थ्योरी आपके सामने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, किसने दिया इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसने प्रपोज किया है, सर्टेन एंड बोवेरी ने। किसने स्टूडेंट, सर्टेन एंड बोवेरी ने इसको प्रपोज किया। कब, 1902 में इन्होंने इस थ्योरी को क्या किया है, प्रपोज किया है। देखिए इस थ्योरी में कहा क्या गया, सर्टेन एंड बोवेरी noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement concept to explain Mendel's law। इसका क्या मतलब है, देखिए इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है ना, उसका जो मूवमेंट है बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेंडल बता रहे थे, जीन की तरह है। मेंडल हालांकि जीन नहीं समझ पा रहे थे उस समय, उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। वो फैक्टर को बाद में हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, उसी को आज हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि जो मेंडल कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि गैमीट जब फॉर्म होते हैं तो दोनों ही एलील क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब गैमीट फॉर्म होते हैं तो दोनों ही एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे जीन का कॉन्सेप्ट बताया है मेंडल ने, जैसे फैक्टर का बता रहे थे वो, वैसा ही मूवमेंट हम क्या कहाँ देखते हैं, क्रोमोसोम में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, उन्होंने बताया कि 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो 23 पेयर है ना ये, तो 23 दो सेट में दोनों सेल में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि मेंडल बता रहे थे। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, जो मेंडल कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। बहुत सपोर्ट हुआ मेंडल का कि उनकी थ्योरी का, कि जो ये कह रहे थे मेंडल वो बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि इसके बाद बहुत ढेर सारी स्टडी हुई तो ये पता चल गया ऐसा क्यों हो रहा। आप ही बताइए, क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसी में क्या प्रेजेंट है, डीएनए, और डीएनए में जीन प्रेजेंट है। तो यदि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं यानी कि इसमें जो प्रेजेंट जीन है वो भी सेपरेट हो रहे हैं, तो वैसा ही इफेक्ट होगा ना जैसे कि जीन का है। तो यही इस थ्योरी इसके बारे में बताती है कि जो मेंडल कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जैसे ये क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियस है,
और यहाँ पर क्रोमोसोम है। अब जब ये ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीज़न होना होता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। और क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्म में आते हैं और विजिबल हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पाइंडल फॉर्मेशन होने लग गया। और ये है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सब इक्वेटर पर आ जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सब इक्वेटर पर आ जाते हैं। और ये क्या है, ये है एनाफेज। देखिए यहाँ पर जो स्पाइंडल हैं, अब ये क्रोमोसोम को क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ये आधे हाफ होकर के इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्या है, टीलोफेज है, जहाँ पर ये सेट क्रोमोसोम पहुँच गया, ये सेट क्रोमोसोम पहुँच गया। अब क्या हो जाएगा, अब होना बाकी है सिर्फ सेल डिवीज़न, और सेल का डिवीज़न हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देखिए 2 जर्म सेल बन गई। तो इस तरह से हमने इस थ्योरी को समझा कि इन्होंने बताया कि जो भी बातें हुई मेंडल में वो सारी बातें सही हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड पानी थोड़ा पी लेते हैं। हाँ स्टूडेंट, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सबसे पहले तो आपको समझना होगा लिंकेज से क्या मतलब है। थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। देखिए बैटसन एंड पुनेट जो थे वो स्टडी कर रहे थे किस पर, स्वीट पी पर। इसका नाम ही है स्वीट पी, डेंजरस बहुत है, पैरालिसिस कॉज करवाती है लिम्ब में, इसको खाने पर बैन लगाया गया है। सिर्फ नाम ही है स्वीट पी, लेकिन डेंजरस बहुत है। इसका नाम क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस, इसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। इस पर काम कर रहे थे कौन, बैटसन एंड पुनेट। उन्होंने बताया कि जो ये डाई हाइब्रिड वाला जो क्रॉस मेंडल करवा रहे थे, उसका आपको पता होगा फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1 आता है। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो यही होता है। लेकिन उन्होंने पाया कुछ रेशियो ये आ रहा है 7:1:1:7। तो उन्होंने कहा कुछ तो लोचा है, आना ये चाहिए लेकिन आ ये रहा है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। उस लोचे के बारे में उन्होंने थोड़ा जाना समझा। उन्होंने कहा कि ये जो रेशियो आ रहा है ये इंडिकेट करता है कि जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। उन्होंने कहा कि यदि सेम क्रोमोसोम पर जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं वो साथ में इनहेरिटेड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं कि वो साथ में ही क्या हो जाए, इनहेरिटेड हो जाए। देखिए हमने वहाँ पर देखा था, जैसे यहाँ समझिए कि जैसे ये आर वाला राउंड के लिए था एक क्रोमोसोम पर और येलो वाला दूसरे क्रोमोसोम पर था। तो क्या हुआ, ये सेपरेटली गए, ये सेपरेटली गया। लेकिन क्या हो, जब ये दोनों ही एक क्रोमोसोम पर, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, तो जब ये सेपरेट होंगे तो ये भी तो इसी के साथ चला जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि जो साथ में एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो इनहेरिटेड होने की प्रोबेबिलिटी साथ में उनके बहुत ज़्यादा होती है। सच जीन्स, ऐसे जीन्स को कहा गया लिंक्ड जीन्स। मतलब कि ऐसे जीन क्या हैं, लिंक्ड जीन्स हैं, मतलब कि वो हमेशा क्या हैं, साथ में रहते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाने को सोचते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ रहें जो बहुत करीबी दोस्त है, तो आप सोचते हैं कि जहाँ जाएं दोनों साथ जाएं, पढ़ने बैठे तो दोनों साथ बैठें, क्लासरूम में अलग अलग सीट पे भी नहीं बैठना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसा ही है कि जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहते हैं वो अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं, वो दोस्ती निभाने और सोचते हैं कि हम जब भी जाएं साथ ही में जाएं। तो ऐसे जीन जो लिंक्ड रहते हैं आपस में उनको कहा जाता है लिंक्ड जीन, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है लिंकेज। इस फिनोमेना को कहा जाता है लिंकेज। तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए टी.एच. मॉर्गन थे, ये इन्होंने इस पर लिंकेज पर बहुत काम किया, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पर। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था स्टूडेंट, ड्रोसोफिला पर। किस पर, ड्रोसोफिला पर।
इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? ड्रोसोफिला पर किया था। और इनको कहा गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। देखिए आपको यहाँ से 3 फादर मिल गए हैं। कौन कौन से? एक तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को आपने जाना, ग्रेगर जॉन मेंडल को, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बैटसन को जाना, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये कौन है? ये हैं आपके टी.एच. मॉर्गन। और इन्होंने क्या सिलेक्ट किया था? ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट के लिए। और हमने आपको बताया कि इन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पर यदि हम आगे देखें इसमें क्रॉसिंग ओवर के बारे में पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी क्रॉसिंग ओवर क्या है, तब हम इसको अच्छे से आपको समझा पाएंगे। यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इनमें हो रही क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सिर्फ ये मतलब है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो क्या होते हैं? आपस में कुछ अदला बदली कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नॉन सिस्टर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए आपस में इनमें ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है। आपस में इनमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, यदि होंगे भी तो कोई मतलब नहीं है। तो ये होमोलोगस वाला है, इसका इससे या इसका इससे ऐसे हो सकता है, ये इसके लिए क्या है? नॉन सिस्टर है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कुछ एक्सचेंज करेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो रेड वाला है ये इसमें आ गया और इसका जो ब्लू वाला है वो इसमें चला गया। इसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स, फिजिकल एक्सचेंज है ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर। मतलब आपको नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमैटिड में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। और ये क्या है? ये और ये 1, 2 क्या है? नॉन सिस्टर है। तो इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको समझिए, जो भी कन्फ्यूज़न हो आप उसको बार बार वीडियो देखिए। बार बार वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि जो भी कन्फ्यूज़न रहेंगे आपके क्लियर होंगे, ज़रूर क्लियर होंगे। नहीं क्लियर होते हैं तो थोड़ा बुक का सहारा लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।